नमस्कार दोस्तों, आप सभी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बैंकिंग सिस्टम से जुड़े होंगे। बट क्या आपको पता है कि ये बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करती है, कैसे आपके पैसे डिपॉजिट होते हैं, किस प्रकार से ये प्रोसेस में काम करती है, कौन इनका हेड होता है, कौन इनको रेगुलेट करता है। या तो रिसेंटली बैंकिंग क्षेत्र में कई नई बदलाव हुए, कई बैंक्स मर्जिंग हो गए तो कई बैंक्स खत्म हो गए। तो सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे तथा प्रत्येक बैंक के एमडी, सीईओ हो, स्थापना हो, सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल से जानेंगे और लास्ट में एमसीक्यू के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, अंत तक देखते रहिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आखिर में ये बैंक होता क्या है। बैंक उस वित्तीय संस्था यानी इंस्टीट्यूशन को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने या तो डिपॉजिट करने का काम करती है। यानी जनता से धनराशि जो है वो डिपॉजिट करती है अपने बैंक में, या तो जनता को ऋण देने यानी लोन देने का काम करती है। मोटे तौर पे यही बैंकिंग होती है और इसकी शुरुआत सबसे पहले इटली से हुई थी। इटली के जेनेवा में 1406 में यह स्थापित किया गया था। अब आइए हमारे भारतीय बैंकिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से यह कार्य करता है। इसमें जितने भी बैंकिंग शाखाएं हैं या जितनी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है या जो भी बैंकिंग से रिलेटेड है, उनका कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रहता है। यानी वित्त मंत्रालय इन सब की देखरेख करता है और सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करती है वो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी बैंकों का हेड या तो कह सकते हैं कि ये केंद्रीय बैंक होता है। इसके बाद बैंकों को दो पार्ट, शेड्यूल्ड बैंक या तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक में डिवाइड किया जाता है। अब डेफिनेटली एक मन में प्रश्न आएगा कि सर शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं। आपको समझाता हूं। शेड्यूल्ड बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जो आरबीआई अधिनियम यानी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत द्वितीय अनुसूची में शामिल किए गए जितने भी बैंक है उन्हें अनुसूचित बैंक या तो शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है, और जिनको इनमें शामिल नहीं किया गया उसे नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है। तो ये शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक दो बैंकों में डिवाइड कर दी है आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को। इसके बाद शेड्यूल्ड बैंक दो पार्ट कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स में डिवीजन होती है। ये जो कमर्शियल बैंक है इसमें पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन और रीजनल बैंक्स आते हैं, जबकि कोऑपरेटिव बैंक्स के अंतर्गत अर्बन कोऑपरेटिव और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। चलिए थोड़ी डिटेल में और जाते हैं। नॉर्मल तौर पे बैंकिंग सिस्टम यानी कमर्शियल बैंक्स को दो पार्ट में पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में डिवाइड किया जाता है। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि अभी भारत में कितनी पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स है? तो भारत में 2017 में कुल 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, जो कि 2020 के मई महीने तक आते आते घटकर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मई 2020 में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर्स बैंक की संख्या कितनी है, तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? कुल 12 पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो टोटल पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिला दे तो 34 बैंक है। अभी 34 में से 12 पब्लिक सेक्टर बैंक और रिमेनिंग 22 जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है मोटे तौर पे। इनमें से टॉप 8 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी और फेडरल बैंक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सार्वजनिक बैंकों के बारे में यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में, जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। टोटल अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है भारत में, बार बार ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से हैं मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं। ये है पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक। ये कुल मिलाकर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए जो कि अभी भारत में हैं। ठीक है। अब रिसेंटली 4 मर्जिंग हुए यानी 4 बैंकों में विलय हुआ बहुत सारे बैंकों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानने लायक है। आगे हम लोग बात करेंगे कि टॉप 5 बैंक्स कौन से हैं भारत के, या तो सभी बैंकों के एमडी, सीईओ या तो स्थापना कब कब हुई थी, और लास्ट में एमसीक्यू के माध्यम से अपने आप को जज करेंगे। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 के बाद से 4 नए मर्जिंग हुए। क्या क्या? ओरिएंटल बैंक्स ऑफ कॉमर्स ओबीसी और यूनाइटेड बैंक, ये दोनों मिलकर कहाँ चले गए? पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गए। यानी कि अब ये तीनों बैंक एक साथ काम करेंगे। और क्या हुआ? आंध्रा बैंक और जो कॉर्पोरेशन बैंक था ये दोनों मिल गए कहाँ पे? यूनियन बैंक में। तीसरा बड़ा मर्जिंग कहाँ पे हुआ? सिंडिकेट बैंक आके मिल गया किसमें? कैनरा बैंक में। और चौथी बड़ी मर्जिंग जो हुई इलाहाबाद और इंडियन बैंक में, यानी इलाहाबाद बैंक जाके इंडियन बैंक में मिल गया। और मर्जिंग के बाद कुल 12 बैंक हो गए जो कि 17 से घटकर 12 हो गए। क्लियर है? अब प्रश्न में पूछा जाएगा कि टॉप 5 बैंक्स कौन से हैं। मर्जिंग के बाद की बात की जा रही है, भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जानने लायक कि इस भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 52.05 लाख करोड़ के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप नंबर पे यानी पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे मर्जिंग के बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक जो कि पंजाब नेशनल बैंक में मिल गई और मिलने के बाद ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई। तीसरी सबसे बड़ी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि रिसेंटली कुछ दिन पहले ही मर्जिंग हुई थी। किसमें मर्ज हुई थी आगे हम लोग बात करेंगे। चौथा जो सबसे बड़ा बैंक है वो है कैनरा बैंक और पांचवा जो सबसे बड़ा बैंक है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कि आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक जाके मिल गई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये टॉप 5 बैंक है जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे बड़े बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है पंजाब, तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा है कैनरा और पांचवा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जो सभी बैंकों का प्रमुख होता है, यानी सभी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करती है आरबीआई। ठीक है, इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसमें एक गवर्नर होते हैं और साथ में इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास इसके 25वें नंबर के गवर्नर है। क्लियर हो गया। आरबीआई ये भारत का कौन सा बैंक है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों का संचालन और भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का काम करती है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है। 24वें नंबर के गवर्नर थे उर्जित पटेल, 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास और आरबीआई के पहले गवर्नर थे कौन, ओसबर्न स्मिथ। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है इसके मुंबई में। यहां तक क्लियर है। आगे बात करते हैं इसके लोगो के बारे में। इसके लोगो में 2 चित्र है, एक तो एक वृक्ष का चित्र है और दूसरा एक जानवर है। ये जो वृक्ष है ये ताड़ का वृक्ष है और ये जो जानवर है ये रॉयल बंगाल टाइगर है। ये भी पूछी जाती है एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा बैंक और सबसे पुराना बैंक, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसके चेयरपर्सन है रजनीश कुमार जी। 1 जुलाई 1955 में इसके फाउंडेशन की गई थी। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। इसके अलावा इसमें 1 होते हैं चेयरपर्सन और 3 होते हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर। याद रखिए ये सिर्फ एसबीआई के केस में ही होता है। इसमें 1 तो होते हैं चेयरमैन और 3 होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। बाकी में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही ये होती है। खास बातें ध्यान रखिए। तो इसके चेयरमैन हो गए रजनीश कुमार जी और इसके 3 मैनेजिंग डायरेक्टर कौन कौन है, श्री दिनेश कुमार जी हैं, श्री अरिजीत बसु जी है और CS शेट्टी जी, जो चुल्लू श्रीनिवासन शेट्टी जी रिसेंटली इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रखिए। एसबीआई के द्वारा एसबीआई एनीवेयर और योनो और स्टेट बैंक फेडरल स्टेट और बैंक ऑफ इंडिया नो चेक नामक जो है एप्लीकेशन भी हाल ही में लॉन्च की गई, जिसमें से योनो ऐप जो है मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है यानी ऐप है जो लॉन्च की गई है। किसके द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। ये भारत की पहली स्वदेशी बैंक थी जो कमर्शलाइज्ड की गई थी 12 अप्रैल 1895 यानी 1895 को। याद रखिए इसके चेयरमैन हैं सुनील मेहता जी और इसके एमडी और सीईओ हैं SS मल्लिकार्जुन राव जी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपन। मैंने क्रम से आप लोगों को ये बैंकिंग सजाई है, यानी मैंने बताया कि सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक और तीसरा जो सबसे बड़ा बैंक है मर्जिंग के बाद वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा 3 बैंकों के मर्जिंग के बाद यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक, इन तीनों मर्जिंग के बाद ये देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बना है। इसके चेयरमैन बने हैं हसमुख अदिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके एमडी सीईओ हैं संजीव चंद्रा जी और इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा में। 20 जुलाई 1908 को वडोदरा में इसका फाउंडेशन किया गया था। इसका टैगलाइन है इंडियंस इंटरनेशनल बैंक। अगला जो महत्वपूर्ण बैंक है वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक जो कि मर्जिंग के बाद चौथा सबसे बड़ा बैंक बना है। सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गई है किसमें, कैनरा बैंक में। इसके चेयरमैन हैं TN मनोहरन जी। इसके एमडी सीईओ हैं लिंगम वेंकटेश प्रभाकर जी, जो रिसेंटली बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में 1906 को इसकी फाउंडेशन हुई थी। टुगेदर वी कैन इसका टैगलाइन है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाके मर्ज हो गई और मर्जिंग के बाद इसके एमडी सीईओ बने हैं राज किरण राय जी। हेडक्वार्टर मुंबई में 1919 को इसका फाउंडेशन हुआ था। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक भारत का 7वां सबसे बड़ा बैंक बना इलाहाबाद बैंक की मर्जिंग के बाद, यानी इलाहाबाद बैंक जाके मर्ज हो गई इंडियन बैंक में। इसके सीईओ है पद्मजा चंद्रू। हेडक्वार्टर चेन्नई में है। 1907 को फाउंडेशन हुआ था और इसका टैगलाइन है यू ओन बैंक। और 15 अगस्त 1907 को स्वदेशी मूवमेंट के बाद जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जी पद्मनाभन जी।
एमडी सीईओ है अतनु कुमार दास, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ध्यान रखिए। हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंडेशन हुई थी 7 सितंबर 1906 को। इसका टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, और इंस्टेंट मनी ट्रांसफर ऐप इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। अब डेफिनेटली आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर यहाँ लिखा है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, कहीं कहीं क्या आपको मिलेगा उसका चेयरमैन या तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो डेफिनेटली एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन में क्या डिफरेंस होता है, आइए क्लियर कर देता हूँ। आपको बता दो कि चेयरमैनशिप दो तरह की होती है। एक तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैनशिप जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी काम करती है, साथ में ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालती है। तो इस तरह के चेयरमैन जो होते हैं उसे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कहते हैं। जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का काम होता है सिर्फ ओनली बोर्ड के रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना, उनको ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी नहीं होती है, सिर्फ बोर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। इस प्रकार के चेयरमैनशिप को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैनशिप, जबकि दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दोनों संभालते हैं तो इस तरह के चेयरमैनशिप को कहते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं, जी पद्मनाभन जी, यानी कि ये सिर्फ अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को संभालते हैं, ये ऑपरेशनल चीजों को नहीं देखते हैं। क्लियर है। ऑपरेशन चीजों को देखने के लिए एमडी सीईओ हैं कौन, अतनु कुमार दास। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट बैंक है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कौन है, तपन राय जी, और एमडी सीईओ कौन है, श्री पल्लव महापात्रा जी। इसका फाउंडेशन हुआ था 21 दिसंबर 1911 को, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। टैगलाइन है सेंट्रल टू यूज सिंस 1911। 1911 में फाउंडेशन हुआ था, इसीलिए सेंट्रल टू यूज सिंस 1911, ठीक है। और सेंट ऐप हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है। अगला इंपॉर्टेंट बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। एमडी सीईओ बने हैं कर्णम शेखर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है टीसीए रंगनाथन जी। हेडक्वार्टर चेन्नई में है। 1937 यानी 1937 में इसका फाउंडेशन हुआ था। इसका टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके एमडी सीईओ कौन है, कर्णम शेखर जी। ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं यूको बैंक की। एमडी सीईओ है अतुल कुमार गोयल। हेडक्वार्टर कोलकाता। 1943 से 1943 में इसका फाउंडेशन हुआ। टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एमडी सीईओ बने हैं एएस राजीव जी। हेडक्वार्टर पुणे में है। टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक। 1935 को फाउंडेशन हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। अगला इंपॉर्टेंट बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है चरण सिंह जी। सीईओ हैं श्री एस हरिशंकर जी। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और वीर सिंह के द्वारा 1908 में इसका फाउंडेशन किया गया था। वह सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ इसका टैगलाइन है। इस प्रकार से हम लोगों ने 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कवर कर लिया। एक बार रिवाइज करवा दो कौन से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन रजनीश कुमार जी। पंजाब नेशनल बैंक, इसके चेयरमैन सुनील मेहता और एसएस मल्लिकार्जुन राव इसके एमडी सीईओ। बैंक ऑफ बड़ौदा चेयरमैन हसमुख अदिया, एमडी सीईओ संजीव चंद्रा। कैनरा बैंक चेयरमैन टीएन मनोहरन, एमडी सीईओ लिंगम वेंकट प्रभाकर जी। और नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एमडी सीईओ राज किरण राय जी। नेक्स्ट है इंडियन बैंक, इसके सीईओ पद्मजा चंद्रू जी। नेक्स्ट बैंक ऑफ इंडिया जी पद्मनाभन जी, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एमडी सीईओ अतनु कुमार दास। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तपन रे जी, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, जबकि एमडी सीईओ हैं श्री पल्लव महापात्रा जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडियन ओवरसीज बैंक, एमडी सीईओ हैं कर्णम शेखर और टीसीए रंगनाथन जी इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। नेक्स्ट है यूको बैंक, इसके एमडी सीईओ हैं अतनु कुमार गोयल जी और हेडक्वार्टर कोलकाता। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एमडी सीईओ हैं एएस राजीव। एंड लास्ट वन इज पंजाब एंड सिंध बैंक और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं डॉक्टर चरण सिंह और सीईओ हैं श्री एस हरिशंकर जी। तो ये हमारे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं टॉप 8 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में, जिनके बारे में पूछा जाता है। शुरुआत करते हैं भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि है एचडीएफसी बैंक के बारे में। इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है श्यामला गोपीनाथ जी, जबकि इसके एमडी सीईओ हैं आदित्य पुरी जी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडीड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बड़ा जो बैंक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। इसके चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी। एमडी सीईओ है संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1955 में इसकी फाउंडेशन की गई थी। टैगलाइन है हमें है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सिस बैंक, बहुत चर्चे में रही है। श्री राकेश
मखैया मखीजा जी इसके चेयरमैन है। एमडी सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1993 1993 में इसका फाउंडेशन हुआ था। टैगलाइन है इसकी बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा चर्चे में रही 2020 में जो बैंक हुआ है यस बैंक। बहुत बड़े बदलाव हुए इसमें। यस बैंक में एमडी सीईओ बने इसके प्रशांत कुमार जी। हेडक्वार्टर मुंबई। इसके फाउंडर है राणा कपूर जी और अशोक कपूर जी। 2004 में इसका फाउंडेशन हुआ था और टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। इसके चेयरमैन है प्रकाश आप्टे और एमडी सीईओ हैं उदय कोटक। इसके फाउंडर भी हैं उदय कोटक। हेडक्वार्टर मुंबई में है। 2003 में इसका फाउंडेशन हुआ था और इसका टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक है इंडसइंड बैंक। इसके सीईओ हैं सामंत कपाड़िया जी और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। याद रखिए सामंत कटपलिया जी इसके सीईओ बने, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1994 में फाउंडेशन हुआ था। टैगलाइन है वी केयर दिल से, वी मेक यू फील रिचर। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक है आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक। ये कैपिटल फर्स्ट बैंक यानी आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट के मर्जिंग के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट है वी वैद्यनाथन जी, ध्यान रखिए। हेडक्वार्टर मुंबई में है और 2015 में इसका फाउंडेशन हुआ था। बैंकिंग हट के इसका हाल ही में टैगलाइन बनाया गया। इसके अलावा ये चर्चे में रही इसलिए कि रिसेंटली इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया किसे? भारत के सबसे बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन को। ध्यान रखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आईडीबीआई बैंक। हेमंत भार्गव जी इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। एमडी सीईओ इसके हैं राकेश शर्मा जी। हेडक्वार्टर मुंबई में 1964 में 1964 को इसका फाउंडेशन हुआ था। टैगलाइन बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बढ़े, आओ सोचे बड़ा, इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की ओर कि हाल ही में सेबी की नई ईडी यानी कार्यकारी निर्देशक कौन बन गई? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी बबीता रायडू। बबीता रायडू हाल ही में सेबी के नए ईडी बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाल ही में किसी आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन यानी माइकल देवव्रत पात्रा। जैसे मैंने बताया आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें एक गवर्नर होते हैं और साथ में इसके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ध्यान रखिए एक गवर्नर है माइकल देवव्रत पात्रा, दूसरे है एनएस विश्वनाथन, तीसरे है बीपी कानूगो और चौथे है महेश कुमार जैन जी। तो एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर हो गए। जबकि एसबीआई में क्या होता है एक डायरेक्टर होते हैं और 3 उसके मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो उनमें कंफ्यूज मत होइए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाल ही में किसी बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ बनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर है अतनु कुमार दास को हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया का एमडी सीईओ बनाया गया। नेक्स्ट हाल ही में एसबीआई के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर है चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी को हाल ही में एसबीआई के एमडी, जैसे मैंने बताया एक चेयरमैन है रजनीश कुमार जी और 3 इसके मैनेजिंग डायरेक्टर में से रिसेंटली चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी को इसका एमडी बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि हाल ही में आरबीआई ने नया आदर्श वाक्य यानी मोटो जारी किया, वो कौन सा है? तो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया हाल ही में मोटो है कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। याद रखिए कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन इज द न्यू मोटो ऑफ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप बैंकिंग पहल की शुरुआत की? तो करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में स्टार्टअप बैंकिंग पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट हाल ही में किसी आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति समिति का कार्यकारी निर्देशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया? किसका? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। बहुत इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर है जनक राज। जनक राज को हाल ही में आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी मौद्रिक नीति समिति का कार्यकारी निर्देशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। नेक्स्ट हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है सुनील गुरुबासनी जी। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी सीईओ बने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में पॉलिसी बाजार कंपनी के नए सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं कौन? सबरबीर सिंह जी को हाल ही में पॉलिसी बाजार का नया सीईओ बनाया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक की प्रस्तावित एकीकरण के बाद भारत में सरकारी स्वामित्व वाले बैंक की कुल संख्या कितनी रह गई है? यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की संख्या कितनी रह गई है भारत में? तो कुल 12 रह गई है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया 12 कौन से बैंक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे कि कौन से 12 बैंक रह गए हैं भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक्स 1 अप्रैल 2020 के बाद।
नेक्स्ट, हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया? तो करेक्ट आंसर है संजीव नौटियाल को हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया है। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने यस बैंक ने 49% शेयर की निवेश करने की घोषणा की है? तो यस बैंक की स्थिति खराब होने के बाद हाल ही में एसबीआई ने घोषणा की कि वो यस बैंक में 49% शेयर यानी 2450 करोड़ रुपए निवेश करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि हाल ही में एसबीआई के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीचे लिखा ऑप्शन में से मैंने थोड़ी देर पहले बताया। आई होप आप लोग सब इसका उत्तर कर पाएंगे और जरूर उत्तर करते रहिए। अगर आप लोगों को मेरे ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।